जनरल मैनेजर साउदर्न वर्सेस रंगाचारी 1961 में सुप्रीम कोर्ट की। और ये 7 जज बेंच थी। और इस वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये बोल दिया था कि आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 को इन्होंने क्या किया था, बताया था कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है। और इन्होंने बताया था कि हमारे आर्टिकल 61 को अगर 16 के क्लॉज 4 के साथ पढ़ोगे तो ये हमें ये बताता है कि हमारी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट पे नहीं अकेली, वो प्रमोशन पे भी लगेगी, प्रमोशन पे भी लगेगी। तो इस चीज़ को, क्योंकि ये 7 जज बेंच था, इसीलिए 9 जज बेंच बनाना पड़ा इंदिरा सानी में। और इस प्रमोशन वाले इस वाले ग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट के उस वाली जजमेंट में चैलेंज किया गया। तो जिसमें इसमें जो बोला था प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगी, और जो इंदिरा सानी ने इसको ओवरटर्न कर दिया। तो ये एक था। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड वाली जो बात, पहले तो आप ये समझिए कि कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब रहता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब रहता है जैसे आपने 2000 में कोई वैकेंसी निकाली, 50 वैकेंसी है जी जनरल की, इसमें 25 रहेंगी, और रिज़र्व क्लास की, रिज़र्व क्लास मतलब SC ST और OBC तीनों, इसमें रहेंगी उनकी 25 रहेगी। ये 25 की 25 भर गई। इसमें से 25 में से सिर्फ 10 पोस्ट भरी, इसमें से कितनी रहेगी, 15 पोस्ट बच गई। अब 2001 में अगर आपने वैकेंसी निकालनी है तो कैरी फॉरवर्ड ये कहता था या तो 15 वैकेंसी अकेली निकाल दीजिए जो रिज़र्व क्लास की रहेगी, या फिर नेक्स्ट ईयर में अगर आपने 50 वैकेंसी निकालनी है तो 50 में से अगर 25 तो पहले ही इनकी रिज़र्व में अगर बन रही थी तो इसके साथ 15 और ऐड कर दोगे, जिसमें से ये कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। और अब प्लस 10 जनरल की रह जाएंगी, अब 50, इस तरह से। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो पीछे पोस्टें रह गई हैं वो आगे आपने लेके आनी है। अगर जनरल की मान लीजिए 25 ही बन रही हैं तो आपकी पोस्टें टोटल में बढ़ जाएंगी, प्लस 25, 50 और 75 हो जाएंगी। 75 में से 40 सीट्स रिज़र्व हो जाएंगी, और बाकी 25 जो बचेंगी वो क्या रह जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी, 65 सॉरी 25 अगर हो गई तो उसके अकॉर्डिंग वो फार्मूला लगेगा। अब आज जो कैरी फॉरवर्ड का आपको पता चल गया था, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वाले रूल को इससे पहले एक जजमेंट ने देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और दूसरी चीज़, इंदिरा साहनी ने भी इसको क्या कर दिया था, इस रूल को, क्योंकि कोई लेजिस्लेशन इस पे है नहीं था, सिर्फ नोटिफिकेशन थे, तो नोटिफिकेशन से इंदिरा साहनी ने बोल दिया आप इस तरह के रूल को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, अगर आपने करना है तो आप लेजिस्लेशन ला सकते हो। तो देवदासन की जो जजमेंट थी वो 1963 के करीब आई थी, 1963 सुप्रीम कोर्ट। तो इंदिरा साहनी में आपको 2 चीज़ों का जिक्र पता चल गया, कैरी फॉरवर्ड उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही अभी तक हो रहा था, लेजिस्लेशन उसके ऊपर नहीं था, तो उस एवज में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में रंगाचारी वाली जजमेंट ने बोला था, उसको भी मना कर दिया। अब देखिए जजमेंट इंदिरा साहनी के इस वाले कंसेप्ट को कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगी,
को नलीफाई करने के लिए क्या किया, पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट की गई। उस अमेंडमेंट का 77th अमेंडमेंट 1995, जिसमें एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 के ए में 4A ऐड कर दिया गया, जिसमें ये हो गया अब कि रिजर्वेशन जो वो अब आपको प्रमोशन में भी मिलेगा। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड वाले जो रूल को नलीफाई किया था, अब उस पे ऊपर नोटिफिकेशन से काम चल रहा था, उस पर लॉ बना दिया और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4B में उसको डाल दिया। अब कैरी फॉरवर्ड रूल एप्लीकेबल रहेगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ें तो होगी। अब 4B को जब ऐड किया गया तो वो क्योंकि वो 2000 में ऐड किया गया था, तो 2000 में इस चीज़ को ऐड करते हुए 81 अमेंडमेंट 2000 में इस चीज़ को ऐड किया गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब 1995 का दौर चल रहा था, क्योंकि अब 77th अमेंडमेंट जो अगर देखोगे 1995 रिजर्वेशन प्रमोशन में उसने ओके कर दिया 16 का क्लॉज 4A ऐड करके, ठीक है। अब 1995 का जो दौर चल रहा था इसमें कई चीज़ों का जिक्र हुआ। कैसे, अगर आप आर्टिकल 335 देखोगे तो उसमें SC/STs की रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉलिसी है कि उनके जो एग्ज़ाम में जो बैठेंगे उनमें जो नंबर जो आएंगे उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको नहीं प्रोवाइडेड थी, कि उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड था कि अगर उनके नंबर कम भी आते हैं तो उनको फिर भी ले लिया, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था आर्टिकल 335 में। लेकिन एक जजमेंट आई विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस 1996 सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या हुआ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन आ चुका है 1995 में, तो उस एवज में क्या किया, एक कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट्स ने बनाने शुरू कर दिए, जिस नोटिफिकेशन के तहत वो रिजर्वेशन प्रमोशन में हो सके, पॉसिबल हो सके SC/STs के लिए, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन मार्क्स का, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में मार्क्स का कुछ रिलैक्सेशन डालना शुरू कर दिया। उन चीज़ को इसमें चैलेंज किया गया। जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप उनकी एफिशिएंसी को लोअर नहीं कर सकते, तो ऐसे नोटिफिकेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इसके साथ इसके पैरेलल में एक दो जजमेंट और आई। कौन सी आई, एक आई अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1996 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। और एक आई यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह, ये भी 1996 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इन दोनों जजमेंट ने ये बोला कि जो आप रिजर्वेशन प्रमोशन में दे रहे हो, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वंस सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। और एक फार्मूला बनाया, क्या बनाया, कैचअप रूल। कैचअप रूल कैचअप रूल कैचअप रूल के तहत जो आप SC/STs को स्पेशल ट्रीटमेंट करिए, रिजर्वेशन प्रमोशन में करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बैच के जितने भी ऑफिसर हैं वो उससे नीचे रह जाएं हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होगा।
आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ये ना हो पाए कि वंस सीनियर इज़ ऑलवेज सीनियर, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। और विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि रिजर्वेशन क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आप उनमें रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, जिसके साथ ये सारी चीज़ों कैचअप रूल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वंस सीनियर इज़ ऑलवेज सीनियर, इसकी गवर्नमेंट है जो फेवर कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। तो इसको करने के लिए, और दूसरा वो वाली जजमेंट ने ये बोल दिया, तो अब क्या बोल किया गया, आर्टिकल 335 में एक प्रोवाइज़ो ऐड किया गया। प्रोवाइज़ो में क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रिलैक्सेशन का प्रोविज़न तय किया गया और विनोद कुमार वाली जजमेंट को नलीफाई किया गया, और अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और यूनियन वर्सेस वीरपाल सिंह को भी नलीफाई करने के लिए एक आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A में क्या किया गया, अमेंडमेंट की गई, जिसमें वर्ड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ऐड किया गया कि वंस अ सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर एंडोर्स कर दिया गया। प्रोवाइज़ो जो ऐड किया गया, और ये चीज़ जो ऐड, ये दोनों चीज़ें जब ऐड की गई तो किस अमेंडमेंट में ऐड की गई, अब ये जो कैचअप रूल, इसको ऐड किया गया अमेंडमेंट 85 अमेंडमेंट 2001 के तहत। और ये वाला जो प्रोवाइज़ो ऐड किया गया, ये 82 अमेंडमेंट 2000 में ऐड किया गया। तो ये दोनों अमेंडमेंट, अब देखिए आपके पास चार चीज़ें आ चुकी हैं। एक 16 का क्लॉज 4A में जो रिजर्वेशन प्रमोशन में आई थी 17 अमेंडमेंट 1995 में। उसके बाद 16 के क्लॉज 4B में कैरी फॉरवर्ड को आगे लेके आए, कैरी फॉरवर्ड को लेके आए, जो 81 अमेंडमेंट 2000 में। उसके बाद आप देखोगे जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी 16 के क्लॉज 4A में अमेंड किया गया, इसको अमेंड किया गया, इसमें ये ऐड किया गया, अमेंड करके कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वर्ड ऐड किया गया, जो ऐड किया गया 85th अमेंडमेंट 2001 में। उसके साथ मैंने बताया था आपको विनोद कुमार वाली जो जजमेंट थी, जिसमें वो क्वालिफाइंग मार्क्स को रिलैक्स किया गया, वो आर्टिकल 335 में क्या किया गया, एक प्रोवाइज़ो ऐड कर दिया गया थ्रू अमेंडमेंट 82 अमेंडमेंट 2000 में। अब देखिए ये चार चीज़ें आ चुकी हैं आपके पास। इन चारों चीज़ों को चैलेंज किया गया एक जजमेंट में। उस जजमेंट का नाम था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्चुअल में चैलेंज क्या कर रहे हो आप, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया। अब ये 5 जज बेंच है, 2006 या 7 में इसकी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी 4 की 4 जो अमेंडमेंट की गई उनको इंडोर्स कर दिया कि ये आप ऐसा कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फार्मूला बताया कि ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन आप प्रमोशन में ऐसे ही कर दोगे, नहीं, एक फार्मूले में 3 ग्राउंड बताए गए, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो रिजर्वेशन प्रमोशन में दे दी जाएगी, अदरवाइज बाकी वैसे के वैसे रहेंगे जो आपने रूल बना लिए हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन प्रमोशन के साथ ये 3 ग्राउंड आपको साबित करने पड़ेंगे अगर वो रिजर्वेशन प्रमोशन में आपने देना चाहते हो किसी को। लॉ बढ़िया है, लॉ बनाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 3 ग्राउंड किसी भी स्टेट में अगर वो रिजर्वेशन की पॉलिसी प्रमोशन में लागू करनी है तो वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इस 3 ग्राउंड को साबित करेगी कोर्ट में। क्या ग्राउंड थे, पहला आपको शो बैकवर्डनेस,
किसकी? SC/STs की। क्योंकि प्रमोशन के लिए SC/STs की रिजर्वेशन की ही पॉलिसी है हमारे पास, OBC की नहीं है। अब शो बैकवर्डनेस, उनकी बैकवर्डनेस शो करनी पड़ेगी उस कंसर्न डिपार्टमेंट में, उनकी जो है जो वो हायर पोस्ट पे नहीं है या बैठे नहीं हैं, वो कम है। दूसरा, एफिशिएंसी आप मेंटेन करके रखोगे, एफिशिएंसी मेंटेन करके रखोगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जस्टिस में, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सिस्टम रहेगा उसके इंटरेस्ट के लिए। उसके साथ SC/STs जो हैं इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव है, इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है उनकी। ये तीनों चीज़ें अगर साबित कर देते हो तो रिजर्वेशन प्रमोशन में आप लागू कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। बाद में क्या हुआ, जरनैल सिंह वाली एक जजमेंट आई वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, 2018, 5 जज बेंच की थी जजमेंट। अशोक कुमार ठाकुर ने एक बात कह दी थी कि क्रीमी लेयर का जो फार्मूला है STs और SCs के ऊपर नहीं लगेगा। ये अशोक कुमार ठाकुर ने वाली जजमेंट ने 2007 में 5 जज बेंच ने बोल दिया था। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये भी 5 जज बेंच की जजमेंट थी। इसने बोल दिया कि SC/STs के ऊपर भी आप क्रीमी लेयर का फार्मूला लगाएं। इनकी सजेशन थी सिर्फ, जो गवर्नमेंट ने नहीं मानी। उसके बाद जो 3 ग्राउंड M नागराज ने बताए थे उसको काट के 2 ग्राउंड बना दिए। 2 ग्राउंड क्या बनाए? एक, जो बैकवर्डनेस शो करने की ज़रूरत नहीं है SC/STs की, उनकी बैकवर्डनेस शो करने की ज़रूरत नहीं है SC/STs को, रिजर्वेशन जब प्रमोशन में करनी है आपने 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। जरनैल सिंह वाली जजमेंट ने ये बोल दिया। किन चीज़ों के ऊपर? एक तो अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ये, और वो उनके उसके इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होना चाहिए। और दूसरा, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है SC/STs की। अगर ये दोनों चीज़ें साथ हैं तो आप रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में दे सकते हो, ऐसी रिजर्वेशन लागू होगी, दिक्कत नहीं है। अब फ़िलहाल ये वाली जजमेंट लागू हो रही है, फॉलो हो रही है। इसी के साथ कई ऐसे ऑर्डर, नोटिफिकेशन, लॉ बनने शुरू हो गए हैं। अब रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ये केस पेंडिंग है क्योंकि ये लार्जर बेंच को सौंप दिया गया, लार्जेस्ट बेंच को सौंप दिया गया है क्योंकि केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमें जरनैल सिंह वाली जो जजमेंट है उसी को ही मानते हुए चलना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने तय की हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे सौरभ यादव वाली एक जजमेंट आई है, सौरभ यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स। ये बताती है, 2020 में आई है, ये बताती है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में कोई SC/STs या OBC कैटेगरी का फॉल कर जाता है, उसके उतने नंबर हैं तो वो जनरल को बाहर निकाल देगा। अगर जनरल से ऊपर नंबर हैं उसके तो जनरल कैटेगरी वाला बाहर निकल सकता है अगर उसके नंबर SC/STs के ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो SC/STs के, इवन दो कि उसने फॉर्म अपनी कैटेगरी में भरा है, वो जनरल में फॉल कर सकता है अगर उसके जनरल के ऊपर नंबर हैं तो जनरल वाले को बाहर निकाल सकता है, दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जजमेंट कहती है। अब उसके बाद एक और जजमेंट है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स। अभी 2021 में इस सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें ये था, एक्चुअल में 102 अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था 2018 में, जिसमें आर्टिकल
338 एटसेट्रा और 340 एटसेट्रा उनको अमेंड किया गया था। 330 बी ऐड किया गया था और 342 ए नया बनाया गया था। एक्चुअली में ये दो थे, ये नया बनाया गया था और ये नया बनाया गया था, जिसके तहत अब बैकवर्ड क्लास जो एजुकेशनली और सोशली बिहाफ पे होती थी वो सेंटर ही बना सकता था थ्रू प्रेसिडेंट। इसी को इंडोर्स किया इस वाली जजमेंट ने कि ये सेंटर के पास ही पावर है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस को, कर सकता है, दिक्कत नहीं है। इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए हमने 105 अमेंडमेंट 2021 किया, अभी लेटेस्ट एक्ट बनाया एक, जिसमें हमने 338 बी को अमेंड किया, 342 ए को अमेंड किया और 366 में 26 का क्लॉज सी जो है वो ऐड किया या अमेंड किया। अब स्टेट भी अपनी बैकवर्ड क्लास है जो वो डिटरमाइन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें देखना चाहते हो तो आर्टिकल 330 देख सकते हो, 332 देख सकते हो। 332 एमएलएज जो स्टेट्स में होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसमें भी रिजर्वेशन है SC STs की फेवर के लिए। ऐसे ही 332 MPs जो बनाते हैं उसमें रिजर्वेशन है SC STs के लिए, सॉरी 330 में 332 MLAs के लिए और 330 MPs के लिए। और उसके साथ आर्टिकल 334 एक बनाया गया जिसमें ये शुरू में ये बनाया गया था कि 40 ईयर ये रिजर्वेशन ही चलेगी, जिसको बाद में लगातार अमेंड करते गए और अब लेटेस्टली इसको 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में अमेंड किया गया है। अब ये जो पॉलिसी है अब 230 तक चलेगी। 330 में जो आप MP बनाते हो, जो 332 में MLA जो रिजर्वेशन SC STs के लिए दी गई है, वो 334 आर्टिकल ये कहता था कि पहले 40 ईयर ही लागू होगी, जो लगातार बाद में अमेंड होते गए। अभी लेटेस्टली 104 में अमेंडमेंट करके 2019 में करके 2030 तक ये अमेंडमेंट जो करके ये बढ़ा दिया गया। अब वो रिजर्वेशन 2030 तक लागू रहेगी और ये समय समय पर अब क्या है, एक चीज़ और इसमें ऐड की गई है। क्या ऐड की गई है? अब अबॉलिश कर दिया गया एंग्लो इंडियन सीट्स को। MP MLA की सीट्स में एंग्लो इंडियन सीट्स अबॉलिश कर दी गई है अभी वाली 104 अमेंडमेंट 2019 में। इसके बाद आपको वो सारी चीज़ें तो पता चल गई है कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और वो सारी चीज़ें। अब अपने देखते हैं EWS में 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड किया गया है 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6, जो हमें ये कहता है कि आपके इनकम और असेट्स अगर एक लिमिट के हैं, जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड की गई है, तो आप जो 8 लाख तय की गई है, 8 लाख से नीचे के हो तो EWS में फॉल करोगे। साथ में कुछ एग्रीकल्चर लैंड है अगर 5 एकड़ से कम है तो भी आप, ये सारी चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। और उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम है, अगर म्यूनिसिपल एरिया है तो वहाँ पे 900 स्क्वायर फीट से कम है, और अगर अदर एरिया में 200 स्क्वायर फीट से कम है और साथ में 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और इनकम आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम विद टैक्स
अगर 8 लाख से नीचे हैं तो आप EWS में फॉल करते हो। अब देखिए, अब इसका जो 10% EWS वालों को रिजर्वेशन दे दी गई है, अब ये 50 से क्रॉस कर गई है। कैसे क्रॉस कर गई है? अभी आप रिजर्वेशन देखोगे तो SCs को जो दी गई है वो 15% है, STs को 7.5% है, OBC को 27% है और EWS को 10% है। ये टोटल बन जाता है 59.50%, नियर अबाउट 60%। तो 10% से करीब करीब ऊपर हो चुका है। अब ये ऊपर होने की वजह से इसको चैलेंज किया गया है, EWS को। जो चैलेंज किया गया है उसके ऊपर अभी कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं है। वो केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें 4 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं इस सुप्रीम कोर्ट ने जिसका जवाब देना है। क्वेश्चन है पहला कि क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर टोटली बेस्ड हो सकती है, क्योंकि इंदिरा साहनी ने इसको नकार दिया था, इकोनॉमिक बेस्ड पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि इंदिरा साहनी 9 जज बेंच है तो आपको बेंच भी बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरा, SC STs या OBC को आप एक्सक्लूड कर सकते हो इकोनॉमिक फैक्टर में EWS को रिजर्वेशन देते हुए, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि SC कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, ST ऐसे हैं जो कुछ गरीब हैं, OBC ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं। इन गरीबों को भी क्या EWS में नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको एक्सक्लूड कर सकते हो? सिर्फ आप जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जो एक्चुअली इकोनॉमिकली वीकर हैं उन्हीं को ही दे रहे हो? ये भी एक क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के पास। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप 50% रिजर्वेशन है जो उससे एक्सीड कर सकते हो? क्योंकि इंदिरा साहनी वाली जजमेंट ने उसको बोला था कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथा, आप एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या इम्पोज कर सकते हो ऐसी रिजर्वेशन EWS की जिनको स्टेट एड नहीं करती? स्टेट की कोई एड नहीं है उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप, लेकिन उनके ऊपर रिजर्वेशन की EWS की पॉलिसी लगाना चाहते हो या लगा दी है, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये इन चारों क्वेश्चनों का अभी सुप्रीम कोर्ट अभी चल रहा है, अभी इसकी डेट नहीं फिक्स की गई है, तो अब आगे देखते हैं। फ़िलहाल अभी ये एप्लीकेबल हो रहा है EWS से। इसके साथ अपने पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और दूसरा वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है जो आप आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में देते हो, बीइंग अ वोमेन और बीइंग चाइल्ड, किसी पॉलिसी उसके प्रमोशन के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए। और वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है जैसे आपने SCs या STs को, मान लीजिए यहाँ पे SCs को देने आपने 15%, तो 15% में 50% SC वोमेन हो सकती हैं, 7.5% SC वोमेन हो सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। ऐसे ही जो ये STs हैं, STs की 7.5% 7.5% रिजर्वेशन है, इसमें से 50% जो रिजर्वेशन है वोमेन के लिए हो सकती हैं या कुछ परसेंट डिसेबल पर्सनस के लिए हो सकती हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, ऐसी रिजर्वेशन जो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल को प्रमोट कर रही है।
कि आपने बीइंग अ वुमन उसकी प्रमोशन के लिए उनके जैसे डिसेबल पर्सन है उनके लिए कुछ अलग से एक प्रोविज़न रख देना। जैसे ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी मान लिया गया है नालसा वाली जजमेंट ने, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2014 में। अब मान लीजिए ओबीसी अगर मान लिया गया है तो उनके लिए एक सेपरेट रिजर्वेशन का प्रोविज़न तो है नहीं है, तो ओबीसी में ही वो फॉल करेंगे, तो उनको भी ओबीसी मान लिया गया है। तो वो क्योंकि सेपरेट नहीं है उससे, और वो वर्टिकल का रूप नहीं हो सकता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो लागू करना चाहते हैं। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड आज यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी जो मैंने आज पढ़ाई हैं। रिजर्वेशन, अगर आपका कोई भी टॉपिक इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी आती है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। मेरा जुडिशरी 009 इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना हुआ है और यूट्यूब चैनल इसी नाम के ऊपर है, तो दोनों में आप आ सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।